नमस्कार। 20 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी, इसी उम्मीद के साथ आज शाहरुख खान से लेकर गौरी खान तक सब कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते रहे। तारीख आई, फैसला भी आया, लेकिन ना शाहरुख की मन्नत पूरी हुई न गौरी खान की। आर्यन खान अभी आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे, लेकिन कल बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हो सकती है। आज आर्यन पर जो 21 पन्नों का कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसे आर्यन के वकीलों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। आखिर आर्यन खान ने ऐसा क्या किया कि अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी? क्या मामला सिर्फ 6 ग्राम चरस का है या व्हाट्सएप चैट का है? आखिर आर्यन के मोबाइल से ऐसा क्या मिल गया कि उनकी जमानत रुक गई? इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें कोर्ट के ऑर्डर के एक एक शब्द को हमने डिकोड किया है। ये मेरे पीछे मुंबई के 7 रस्ते का आर्थर रोड जेल है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले 2 हफ्ते से बंद है। मुंबई की सत्र न्यायालय में भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। आर्यन खान को 8 अक्टूबर को जेल लाया गया और अब 13 दिन जेल के अंदर हो चुके हैं। इससे पहले आर्यन हवालात में 6 दिन रहे, यानी 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आर्यन को अब भी जमानत का इंतजार है। आर्यन खान को लेकर इस वक्त सबके ज़हन में 3 सवाल बहुत तेजी से घूम रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से पूरी दुनिया की इस पर नजर है और सवाल बड़े हैं कि आर्यन खान की जमानत अर्जी क्यों खारिज की गई? आर्यन खान को जमानत कब मिलेगी? आर्यन खान कब जेल से बाहर आएंगे? अब जमानत अर्जी पर जो ऑर्डर आया है, उसके पॉइंटर देखना बहुत जरूरी है। 21 पन्ने का जो ऑर्डर आया है, उसे आपको बताते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। इसमें आर्यन खान है, अरबाज मर्चेंट है और तीसरी है मुनमुन धमेचा। इसमें कोर्ट ने आर्यन और अरबाज के लिंक को बहुत डिटेल में नोट किया है। ऑर्डर में लिखा गया है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन अरबाज से 6 ग्राम चरस मिली, लेकिन दोनों संपर्क में थे। इसी से आर्यन पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन 17वें पेज पर पॉइंट नंबर 33 में व्हाट्सएप का जिक्र है, जिसमें यह बताया गया कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे। व्हाट्सएप चैट से यह पता चला है कि आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन खान ड्रग्स वाली गतिविधियों में शामिल थे। आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने कहा कि शुरुआती तफ्तीश में आरोपी नंबर 1 यानी कि आर्यन खान पर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का जो चार्ज लगा है वो सही मालूम पड़ता है। साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर अक्यूज को यानी कि आर्यन खान को बेल पर छोड़ा जाता है तो वो फिर से ये गुनाह नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 33 में यह भी लिखा है कि आर्यन खान अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर से संपर्क में थे। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 34 में लिखा है कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट बताती है कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो फिर से ड्रग्स वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जज वीवी पाटिल ने अपने आदेश में साफ कहा है कि एनसीबी ने जो सबूत और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हैं, उससे आरोपी नंबर 1 आर्यन खान, आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट और आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमेचा पर लगे आरोप सही मालूम पड़ते हैं। साथ ही सबूतों के आधार पर इस वक्त यह यकीन करना मुश्किल है कि जब बेल पर ये आरोपी छूटेंगे तो दोबारा ये गुनाह को नहीं दोहराएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 35, जिसमें बताया गया है कि आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस की सेक्शन 29 लागू होती है, जिसका मतलब है ड्रग्स लेना और उसको बांटना। इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। एनसीबी लगातार यह दलील दे रही थी कि इस केस पर साजिश की धाराएं भी लागू होती है, क्योंकि ये तमाम आरोपी एक दूसरे को जानते थे और एक साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आज जज वीवी पाटिल ने जो आदेश दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सबूत सामने रखे गए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इस केस में सेक्शन एनडीपीएस का 29 यानी जो साजिश की धाराएं हैं वो एप्लीकेबल है। आर्यन खान की बेल की अर्जी सेशंस कोर्ट में रद्द कर दी गई। अब सबकी नजर बॉम्बे हाई कोर्ट पर होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल पाएगी?
आर्यन की जमानत पर आगे क्या होगा, ये सारी बातें डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में समझिए कि सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी क्यों खारिज कर दी। आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश की कॉपी इस वक्त हमारे पास है और इस याचिका को खारिज करते वक्त कोर्ट ने जो वजह बताई है उसे बहुत ही गौर से समझिएगा। सेशंस कोर्ट में एनसीबी ने 6 बड़े पॉइंट रखे और इन्हीं दलीलों की बुनियाद पर आर्यन खान की जमानत अर्जी पर उनके लिए नेगेटिव फैसला आया। इस फैसले में व्हाट्सएप का जिक्र है, जिसमें एक नई एक्ट्रेस से बातचीत है। इस फैसले में अरबाज मर्चेंट से मिली ड्रग्स का जिक्र है, लेकिन आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुई, तो उनको बेल क्यों नहीं दी गई। सवाल है कि उन व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आर्यन को जमानत नहीं दी गई। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप चैट मिले थे उसे कोर्ट में सबमिट किया गया है। उसमें एक नवोदित अभिनेत्री से ड्रग्स को लेकर आर्यन खान बातचीत कर रहे हैं। वो एक्ट्रेस कौन है, इसका खुलासा अब तक एनसीबी ने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने नहीं किया है, लेकिन एनसीबी का दावा है कि आर्यन के कथित व्हाट्सएप चैट से जुड़े तमाम सबूत उन्होंने कोर्ट को सौंप दिए हैं। आर्यन खान पर धारा 29 के तहत भी कार्रवाई हुई है और ये एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिली। आर्यन खान पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाने की हिमायत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में की है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते थे, बल्कि अपने इनर सर्कल में ड्रग्स खरीद कर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। आर्यन को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से भी जोड़ा गया और ये बताया गया कि वो विदेशी ड्रग पैडलर के संपर्क में थे। फैसले में ये बात भी अहम रही, जिसमें एनसीबी ने बताया था कि आर्यन 4 सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ने जज को बताया कि आर्यन खान पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहा है। एनसीबी की जांच और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने आर्यन के दिए गए बयान में यह बात सामने आई है। एक बड़ी बात जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में उठाई और जो आर्यन खान के जमानत न मिलने का एक आधार बनी, वो ये कि आर्यन खान एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं और काफी अप्रोचेबल हैं। ऐसे में आर्यन खान गवाहों और सबूतों के साथ में छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जिससे ये पूरी जांच प्रभावित हो सकती है। जब आर्यन खान पर फैसला सुनाया गया तब सेशंस कोर्ट के बाहर भीड़ थी, मीडिया का मजमा था, पुलिस की भारी सुरक्षा थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। दोपहर के ठीक 2:45 बजे जज ने फैसला सुनाया और अदालत ने आर्यन खान के साथ 2 और आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष का कहना है कि एनसीबी ने जो व्हाट्सएप चैट का हवाला कोर्ट में दिया है उसे बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने व्हाट्सएप चैट को भी बहुत उम्दे तरीके से उन्होंने पेश किया है। क्या लाइक बच्चों के बीच में फुटबॉल मैच की बात हो रही थी, उन्होंने फुटबॉल मैच को ही उन्होंने बताया कि बल्क बाइंग हो गई है, तो वो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है। उम्मीद तो बहुत थी कि आज मिल जाए बेल, क्योंकि मेरिट पे भी केस देखा जाता है कि अगर आपके पास मेरिट्स है तो फिर आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो कि मिल जानी चाहिए। जब डिटेल ऑर्डर आएगी तब पता चलेगा कि उन्होंने कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है। अब देखिए कि 19 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एनसीबी ने क्या कहा था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि मामला ड्रग्स का है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। एनसीबी ने बताया कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली, वो पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। इसके जवाब में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ने ऐसी कोई बात पेश नहीं की है जिससे वो ये साबित कर पाए आर्यन को जमानत मिलने से जांच पर असर पड़ेगा। इस मामले में जावेद अख्तर भी बोले हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो अब 5वें-6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज नहीं आने तो क्या अलग बात, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल।
अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। ये खबर शाहरुख खान के परिवार के लिए बड़ा झटका थी। 18 दिन से आर्यन खान कानून की हिरासत में है और उम्मीद की जा रही थी कि 20 अक्टूबर को आर्यन को बेल मिल जाएगी। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 5 मिनट के अंदर ही आर्यन खान को लेकर अपना फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट के अतिरिक्त जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया, जिससे 5 दिन से आर्थर रोड की जेल में बंद आर्यन खान की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई। 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आर्यन खान कानून की हिरासत में है। आर्यन की जमानत पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आर्यन के पास क्या ऑप्शन है? क्या आर्यन की न्यायिक हिरासत बढ़ेगी? किला कोर्ट यानी जहां ट्रायल चल रहा है वहां क्या होगा? अब इस पूरे केस पर हाई कोर्ट में बात होगी और वहां भी चीजें आसान नहीं होंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी दोनों पक्षों की दलीलें देखी जाएंगी और उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में इसमें भी 1 या फिर उससे ज्यादा का दिन लग सकता है। हाई कोर्ट में आर्यन खान के वकीलों को बताना पड़ेगा कि आखिरकार सेशंस कोर्ट के फैसले में क्या कमियां हैं। साथ ही वकीलों को यह भी हाई कोर्ट में बताना पड़ेगा कि एनसीबी ने जो इल्जाम आर्यन खान पर लगाया है वो क्यों गलत है। इस केस में 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें नाइजीरिया के 2 इंटरनेशनल ड्रग पेडलर भी हैं और एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान भी एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। इसलिए ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आर्यन खान के वकीलों को हाई कोर्ट में काउंटर करना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वर्चुअल मीटिंग खत्म हुई है। ग्लोबल ऑयल कंपनियों के सीईओज के साथ मोदी के डिस्कशन के बाद माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जल्द ही कोई बड़ी खबर आ सकती है। ये तो हुई एक मीटिंग की बात। नरेंद्र मोदी ने आज ऐसी 5 मीटिंग्स की। दिल्ली, केवड़िया और कुशीनगर की इन बैठकों में मोदी ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, हमने एक एक डिटेल देखी। नरेंद्र मोदी कैसे विरोधियों से बहुत आगे निकल गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 बार सामने आए और 5 बड़ी बातें की। करप्शन पर मोदी 18 मिनट बोले, एविएशन पर 16 मिनट, रिलीजन पर 17 मिनट और मोदी ने 32 मिनट का पॉलिटिकल भाषण दिया। और तेल की महंगाई पर प्रधानमंत्री 20 मिनट बोले। 100 मिनट से ज्यादा के 5 भाषण में प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी हेडलाइन दी। पहली हेडलाइन देख लीजिए, फिर इनको डिटेल में समझाते हैं। सीबीआई के अफसरों को आज मोदी का क्लियर ऑर्डर मिला। देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। सरकार उनको छोड़ती नहीं है। ईस्टर्न यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने योगी आदित्यनाथ को ओपन सपोर्ट दिया। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। यूपी में मोदी का इलेक्शन कैंपेन किस डायरेक्शन में चलेगा, उसका क्लियर सिग्नल भी नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। परिवारवादियों ने यूपी को गड्ढे में डाल दिया था, जिसे योगी ने निकाला। योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए
पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर से लेकर ग्लोबल पीस मैसेज देने के बाद मोदी ने धर्म की बातें की। सारे अवतार यूपी में ही हैं, इसीलिए यूपी को नमस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा। कुशीनगर से मोदी ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया, काशी, कुशीनगर और अयोध्या। मोदी एक बार फिर से लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के सारे विरोधियों में सन्नाटा है। मोदी ने कुशीनगर से जो धर्म ध्वजा उठाई है, उसकी काट अभी किसी पार्टी को नहीं मिल रही। कांग्रेस के आरपीएन सिंह कहते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट हमने सोचा था। सपा वाले अखिलेश यादव कहते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए जमीन उन्होंने तैयार की थी। दावा करने वाले चाहे जो दावे करें, कुशीनगर एयरपोर्ट बनवाने का क्रेडिट तो मोदी और योगी को ही जाएगा। लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है। आज काशी, गोरखपुर और कुशीनगर पूर्वांचल के ये तीन बड़े सेंटर हैं। काशी पहले से मोदी का है, गोरखपुर पहले से योगी का है, कुशीनगर में आज मोदी ने अपनी ध्वजा गाड़ दी। कुशीनगर में मोदी ने राम को भी याद किया और कृष्ण को भी। उन्होंने रामायण सर्किट की बात की तो बुद्ध सर्किट के लिए हो रहे काम भी गिनाए। भारत के राज्य चिन्ह और तिरंगे पर अंकित धम्म चक्र का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये नरेंद्र मोदी की धर्म निरपेक्षता है, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कुशीनगर को नया एयरपोर्ट गिफ्ट देकर और भगवान युद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में 13 देशों के बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करके नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैसेज दिया। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री पॉलिटिकल मैसेज देना भी भूले नहीं। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ है। 2014 में, 2017 में और 2019 में हर बार यहां से बीजेपी की लहर उठी थी। 2022 की लड़ाई से पहले समाजवादी पार्टी अपना ग्राउंड मजबूत करने निकली है। मोदी ने आज क्लियर कर लिया कि सपा ने अपने राज में जो किया है, उसमें उसके लिए अब कोई चांस नहीं बचा। योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। जो पहले सरकार चला रहे थे
उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। कुशीनगर में मोदी ने 250 मिनट क्यों लगाए, इसे चुनावी कैलकुलेटर से समझाते हैं। कुशीनगर के आसपास 4 जिले हैं: कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज। यहां विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2017 में यहां की 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यूपी में कहा जाता है कि जो भी पूर्वांचल जीतेगा, लखनऊ की गद्दी उसी को मिलेगी। पूर्वांचल में 26 जिले हैं, 156 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने यहां की 118 सीटें जीती थी। मोदी और योगी इस परफॉर्मेंस को और बेहतर करना चाहते हैं। 12 घंटे में दिल्ली से कुशीनगर तक 3 पब्लिक मीटिंग और देश के नाम 5 संबोधन। ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। कुशीनगर का प्रोग्राम पहले से फिक्स था, जिसे मोदी ने मिस नहीं किया। कुशीनगर से एविएशन, रिलीजन और पॉलिटिकल मिक्स पर मोदी ने 6 मार दिया। कुशीनगर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने एंटी करप्शन पर सीधी लाइन खींची। बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को यह भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। सरकार उनको छोड़ती नहीं है। गुजरात के केवड़िया में CWC और CBI के अफसरों का बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री दिल्ली से कनेक्ट हुए। मोदी यहां ज्यादा नहीं बोले, लेकिन मैसेज डायरेक्ट दिया। प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब बड़े बड़े घोटालेबाजों के खिलाफ सरकारी एजेंसियां 7 समंदर पार जाकर एक्शन ले रही हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी करप्शन के ये 3 पोस्टर बॉय हैं। तीनों को भारतीय कानून के दायरे में लाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि आपकी साझेदारी इस मिट्टी से है, मां भारती से है। देश और देशवासियों को धोखा देने वाले के लिए देश और दुनिया में कोई भी सेफ हेवन नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो राष्ट्र हित के, जनहित के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उस पर एक्शन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्र हित में अपना कर्म करते जाना है, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। 2014 से लेकर 2021 तक पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े घोटालेबाजों पर एक्शन लिया है। हिंदुस्तान में एक समय ऐसा भी था जब अखबारों के पन्ने घोटाले की खबरों से रंगे रहते थे, लेकिन पिछले 7 साल में हिंदुस्तान में वैसा कोई बड़ा स्कैम नहीं हुआ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बेहतर हुई है। 180 देशों की सूची में भारत 2013 में 94वें पायदान पर था। 2020 में हिंदुस्तान 86वीं पोजीशन पर रहा। भ्रष्टाचार का सीधा रिश्ता ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक 190 देशों की रैंकिंग बनाता है। 2013 में भारत 134वें पायदान पर था। 2019 की रैंकिंग में भारत 63वें पायदान पर पहुंच गया। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया गया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती है। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्ते बंद किया है। प्रधानमंत्री का ट्रस्ट इस देश के आम लोगों पर है, जिसे सपोर्ट देने के लिए वो जैम जैसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मोदी जो पैसे बचाते हैं उसे वो गरीबों और वंचितों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लाभार्थी, पीएम किसान निधि 12 करोड़ लाभार्थी, उज्ज्वला योजना 8 करोड़ लाभार्थी, मुद्रा योजना 2 करोड़ 68 लाख लाभार्थी, पीएम आवास योजना 2 करोड़ लाभार्थी। आदर के साथ मोदी सामाजिक कल्याण की जितनी योजनाएं चलाते हैं उतनी पहले किसी भी सरकार ने नहीं चलाई। 2014 से पहले की सरकारें बजट को लेकर रोती थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं के लिए कभी बजट को आड़े आने नहीं दिया। सीबीआई और सीवीसी के अफसरों को जब मोदी एंटी करप्शन मेजर्स टाइट करने का ऑर्डर देते हैं तो उसका असर ईस्टर्न यूपी में कैसे पड़ता है, मोदी ने ये बात कुशीनगर में समझाई। डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की उपज की खरीद के रुपये पहुंच गए हैं। 80,000 करोड़ किसान के खाते में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है और ये छोटे किसानों की भलाई के लिए हो रहा है। बहुत दिन से बात महंगाई पर भी हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के लिए मोदी ने जो अप्रोच दिखाया है उससे राहुल गांधी के हाथों से एक और मुद्दा खिसक सकता है। कुशीनगर से दिल्ली लौटने पर मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में करने के लिए ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के सीईओ से मिले। पूरा परिसर पिछले 2 महीने में कच्चे तेल के दाम 33% बढ़े हैं। पिछले 2 महीने में पेट्रोल के दाम करीब 5% बढ़े हैं। इस दौरान डीजल के दाम करीब 6.5% बढ़े हैं। तेल की महंगाई बढ़ी है, पब्लिक परेशान है, इस बात को प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट हमारे काम की एक ही कसौटी है और वो है जनहित, जन सरोकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।